टैक्स से जुड़े तमाम पेचीदा सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे खास मेहमान होंगे टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। बलवंत जैन जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि ITR फाइलिंग की डेट अब करीब आने वाली है, लगभग समाप्त होने वाली है, लेकिन जिस तरह का उत्साह होना चाहिए था वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। 25 तारीख तक सिर्फ 50% लोगों ने ही टैक्स भरे हैं। इस सुस्ती की वजह क्या है और अभी के लिए क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, वो बोलते हैं ना, वर्क एक्सपांड्स अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल। जी। तो अपनी इंडियन लोगों की 11th आवर पे ही काम करने की आदत है। मैं प्रैक्टिस में रहा हूँ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो लास्ट वीक में ही लोग आएंगे, अरे अपने बैठे हैं ना, भर देंगे करके। तो अभी ये जैसे भले ही 50 लाख हुए हैं, पर जैसे मिनिस्ट्री ने इंडिकेशन दे दिया है कि डेट एक्सटेंड नहीं होगी, तो 3-4 गुना जो रिटर्न है वो देख लीजिए आप, अभी अभी फाइल हो जाएंगे, मतलब 31 जुलाई के पहले। तो सुस्ती ये हर साल यही ट्रेंड रहती है सर। अब चूंकि बड़ी संख्या में लोगों के अभी टैक्स रिटर्न जो है भरना उनका बाकी है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी जो आखिरी गेंद पे छक्का मारना चाहते हैं? क्योंकि इसमें आउट होने की संभावना बहुत सारी रहती है, गलतियां होने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि समय बहुत कम है, कई बार वेबसाइट हैंग हो जाती है। क्या सलाह रहेगी ऐसे लोगों की? आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आपको, वो क्या बोलते हैं, अगर आप लास्ट डेट पे जाएंगे तो वो जल्दी जल्दी में होता है, और जल्दी का काम जैसे बोलते हैं शैतान का। तो आप थोड़ा फुर्सत से तैयारी पहले ही तो एडवांस तैयारी कर ले, तो आपको समय मिलता है चेक करने को अपनी डिटेल बराबर दी है कि नहीं। अपना जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है 26 वगैरह आप बराबर वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, पेच वर्क हो जाता है कि भाई अरे डेट तो एक्सटेंड नहीं हुई, चलो भर दो करके। तो मेरी राय में, अभी तो खैर वैसे राय देने से क्या मतलब है, अभी तो एक हफ्ता ही बचा है, तो जो टैक्स प्रोफेशनल है वो तो एकदम बिजी होंगे। पर जो लोग खुद फाइल करते हैं, तो उन लोगों को तुरंत फाइल कर देना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि वेबसाइट भी हैंग हो सकती है, मतलब इतना लोड नहीं ले पाएगी, तो और कई बार होती है इनकम टैक्स की वेबसाइट है, तो आपको 30-31 जैसे वीकेंड आ रहा है तो उसकी वेट नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो, छुट्टी लेनी पड़े तो एक दिन की छुट्टी लेके भी अपने आप ITR भर देना चाहिए। छुट्टी लेनी हो तो ले लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं भर पाएंगे तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर के समय रहते टैक्स भर दीजिए, क्योंकि तारीख आगे बढ़ने वाली नहीं है। क्यों खामखा जुर्माना आप भरेंगे? आपसे जानना चाहेंगे बलवंत जी, सीनियर सिटीजन जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको कौन कौन से टैक्स और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट मिलते हैं और कैसे वो इसका लाभ उठा सकते हैं जो कि सामान्य व्यक्तियों को नहीं मिलते हैं? टैक्स बेनिफिट सीनियर सिटीजन को अवेलेबल है। वो एक हायर टैक्स स्लैब रेट है, उनसे हायर स्लैब है उनके लिए। आप और जो बाकी लोग जो है, जो 60 साल से कम है, उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट 2.5 लाख है। और हमारे जैसे जो लोग 60 पार कर गए हैं, उनके लिए 3 लाख है 80 साल की उम्र वालों तक के लिए। और जो लोग 80 साल के ऊपर है, उनके लिए 5 लाख तक एग्जम्प्ट है, मतलब 5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। दूसरा जो एक डिडक्शन मिलता है मेडिक्लेम वगैरह का, तो जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनके लिए 25,000 की लिमिट है। सीनियर सिटीजन को यह 50,000 रुपए तक डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन को मिलता है, जो जिनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस भी सेक्शन 80D में क्लेम कर सकते हैं। वो आपको नहीं मिल सकता, परंतु जिनको सीनियर सिटीजन के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, वो जैसे मेडिकल का खर्चा है, डे टू डे चेकिंग है, डॉक्टर फीस वगैरह, वो 50,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्रिटिकल इलनेस से कोई सफर करता है, और वो अगर सीनियर सिटीजन है, तो या तो खुद पेमेंट करता है, एक्सपेंसेस करता है, तो वो खुद को डिडक्शन, हायर डिडक्शन मिलता है। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में 40,000 है, सीनियर सिटीजन के लिए अगर ये खर्चा किया जाता है तो 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है, जिनको बिजनेस इनकम नहीं है, तो उनको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बाकी जैसे लोग हैं जो जिनके अगर 10,000 से ज्यादा की टैक्स लाइबिलिटी आती है, तो एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। जैसे सैलरीड लोग हैं और उनका कुछ कैपिटल गेन वगैरह हो गया और 10,000 रुपया
पेमेंट करने का आता है, 10,000 से ज्यादा पेमेंट करने का आता है, तो उनको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, सीनियर सिटीजन को नहीं भरना पड़ता। इसके अलावा जो बैंक से जो इंटरेस्ट आता है किसी भी प्रकार का, जी जैसे सेविंग अकाउंट हो, करंट अपना एफडी हो, आरडी वगैरह हो, तो सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है। वही जो डिडक्शन है नॉन सीनियर सिटीजन है उनको सिर्फ एटीटीटीए में 10,000 का ही मिलता है, और वो भी सिर्फ सेविंग बैंक इंटरेस्ट का मिलता है। तो यह बहुत बड़ा बेनिफिट सीनियर सिटीजन को। इसके अलावा एक और एग्जम्पशन है सीनियर सिटीजन को, जो 75 साल की जिनकी उम्र पूरी हो गई है और अगर उनका बैंक अकाउंट, एक ही बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होते हैं और जहां उनकी पेंशन क्रेडिट होती है, तो वो अपनी डिटेल उस बैंक को दे देंगे, तो उनको अलग से आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। तो ये तो हो गए ब्रॉडली इनकम टैक्स के बेनिफिट। जहां पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में एक्चुअली आपने देखा होगा कि एफडी पर नॉर्मली सीनियर सिटीजन को 0.5% ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसमें 15 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं, जिसमें आपकी एफडी वगैरह से ज्यादा ब्याज मिलता है। जैसे आज की तारीख में 7.4% ब्याज मिलता है, जबकि एफडी पे 5.5-6% मिलता है। और जब ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप पैसा डालते हैं, तो आपको हर साल जिस साल इन्वेस्ट करेंगे उस साल आपको एटीसी में 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। और ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे जो इंटरेस्ट की इनकम होती है, वो सीनियर सिटीजन एटीटीटीबी में, जैसे मैंने बताया, 50,000 रुपए तक मिलता है, उसमें क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन सीनियर सिटीजन के लिए इन्वेस्टमेंट का है, वो एलआईसी की वरिष्ठ वय वंदना योजना है। वो पेंशन एन्युटी स्कीम है, जिसमें अलग से 15 लाख रुपया डाला जा सकता है और उस पर भी 7.4% ब्याज मिलता है। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस भी एक वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी, जो लोग 60 साल से ऊपर हो गए उनके लिए अलग से पॉलिसी इश्यू करता है। तो यह ब्रॉडली बेनिफिट हो गए टैक्स और इन्वेस्टमेंट के सीनियर सिटीजन। चलिए, तो मुझे लगता है काफ़ी विस्तार से बलवंत जी ने बताया। जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको ये पता लग गया होगा कहाँ कहाँ से वो निवेश कर सकते हैं, कैसे कैसे अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो काफ़ी विस्तार रूप से जो है बलवंत जी ने बताया। एक सवाल यहाँ पर एक और है कि वरिष्ठ नागरिकों और नॉन सीनियर सिटीजन दोनों के लिए एटीसी में 1.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट है। क्या आपको लगता है यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए कि सीनियर सिटीजन को यहाँ पर थोड़ा सा और रियायत देनी चाहिए, क्योंकि आय जो है सीमित होती है और ऐसे समय में अगर टैक्स में ज़्यादा रकम चली जाए तो अफसोस होता है? तो देखिए, मेरा नजरिया इस पर थोड़ा उल्टा है। मतलब सीनियर सिटीजन के पास में इन्वेस्ट करने को नॉर्मली पैसा होता ही नहीं है, तो वो एटीसी में क्लेम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ या तो स्पेंड करना पड़ता है या इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो, और उनके पास में ले दे के, एक तो फिर जो फिक्स डिपॉजिट है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, वही दो ऑप्शन है। तो सीनियर सिटीजन को एटीसी की छूट बढ़ाने की तुलना बनिस्पत मुझे लगता है कि उनको 50,000 की और ज्यादा एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाएंगे तो वो हर सीनियर सिटीजन उसका बेनिफिट ले सकता है। एटीसी का बेनिफिट तो वही ले सकता है जो जिसके पास पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है निवेश करने के लिए। तो बलवंत जी का कहना ये है कि सरकार अगर सुन रही है तो अगर आप एटीसी में कोई तब्दीली मत कीजिए, क्योंकि लोगों के पास वैसे भी निवेश के लिए रकम बहुत कम होती है, ज़्यादातर लोगों के पास, क्योंकि आप रिटायर हो चुके होते हैं। बल्कि यहाँ पर टैक्स छूट जो है वो अगर 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया जाए तो वो एक बड़ी राहत होगी। अगला सवाल है, टैक्स सेविंग जो है वो सभी टैक्स पेयर के लिए काफ़ी अहम होती है, और एटीसी की लिमिट अगर पूरी हो जाए तो एक आम टैक्स पेयर के पास अब टैक्स बचाने के लिए और क्या विकल्प हो सकते हैं? इसके अलावा भी कोई विकल्प है क्या? देखिए, एक विकल्प तो जो सबके लिए अवेलेबल है वो है, आपको एनपीएस में एक एक्सक्लूसिव डिडक्शन मिलता है एटीसीसीडी 1B का, जिसमें आप 50,000 रुपया निवेश करके 50,000 रुपया आप अलग से क्लेम कर सकते हैं। मतलब आप ये 50,000 रुपया एनपीएस में डालोगे तो ही आपको यह डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो यह 50,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है आपको, आपके पेरेंट्स की नहीं है, तो और चूंकि ये लेनी ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट, ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो अगर आपने नहीं ली है तो ले लीजिए। तो इसमें भी आपको जो एटीडी में डिडक्शन मिलता है, अगर आप और आपकी फैमिली को 25,000 रुपया और आपके
पेरेंट्स के भी लिए भी 25,000 है, परंतु जो लोग सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए ये जो लिमिट है वो 50,000 की है। तो मतलब जैसे अगर आप खुद सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये आप अपनी फैमिली के लिए क्लेम कर सकते हैं, 50,000 आप अपने पेरेंट्स के लिए, तो इस तरह से 1,00,000 रुपया क्लेम कर सकते हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, निवेश पर ही दोबारा लौटते हैं सीनियर सिटीजन के निवेश को लेकर के, क्योंकि लोग सुरक्षित निवेश चाहते हैं। आरबीआई के बॉन्ड हो, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना हो या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इनमें से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा विकल्प आपको लगता है कि ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, चाहे वो टैक्सेशन के लिहाज से हो या फिर हम ब्याज या रिटर्न के लिहाज से देखें तो? देखिए, जो जो रेट ऑफ रिटर्न है वो तो जैसे मैंने बताया कि जो वरिष्ठ वय वंदना योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दोनों में 7.4% है। आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल के लिए है, वरिष्ठ वय वंदना योजना में आपका पैसा 10 साल के लिए लॉक हो जाता है। तो चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो ये जो सेविंग स्कीम है उसमें भी बढ़ जाएगा। तो मेरी राय में आपको पैसा ज्यादा समय के लिए लॉक नहीं करना चाहिए, तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा आपका जो टैक्स बेनिफिट, जहां तक आप वरिष्ठ वय वंदना योजना में पैसा डालते हैं तो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, परंतु अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डालते हैं और आप उस ढंग से डालें कि हर साल 1.5 लाख रुपया डालें, तो आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक एटीसी में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट करने पर डिडक्शन मिलेगा और जो ब्याज आता है उसमें भी साल का 50,000 रुपए तक एटीटीटीबी में डिडक्शन ले सकते हैं। परंतु यह आइदर और वाली बात नहीं है, यह कॉम्बिनेशन वाली बात है। मतलब आपके जो रिसोर्सेज है उसके बेसिस पे आप इस प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का 15 लाख रुपया निवेश कर दे, इसके बाद जो पैसा बचता है वो आप वरिष्ठ वय वंदना योजना में डाल दे और जो बाकी का पैसा बचता है वो आप आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई लिमिट भी नहीं है और उसमें जो ब्याज की रेट है आज की तारीख में 7.15 है, पर वो फ्लोटिंग है। मतलब जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे जो ब्याज मिलता है उस पर 0.35% ज्यादा रहेगा और जो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो एनएससी का भी ब्याज बढ़ेगा, एनएससी का ब्याज बढ़ेगा तो इनका भी ब्याज बढ़ेगा और ये रिव्यू है वो हर 6-6 महीने से होता है। बहुत सारे सवाल दर्शकों के भी हैं, उस पर जाएं। उससे एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर बलवंत जी कि अब जो वरिष्ठ, चूँकि हम खासतौर से वरिष्ठ नागरिकों की इस शो में बात कर रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं टैक्स रिटर्न भरने में जो आपको लगता है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे केसेस आते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए? क्या कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे जो तमाम वरिष्ठ नागरिक आपको देख रहे हैं? सबसे बड़ी गलती तो यह करते हैं कि लोग अपना रिटर्न अपने हाथ से भरते हैं। मतलब यह सेल्फ मेडिकेशन जैसा हो गया। अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और वो डॉक्टर ही बराबर सिम्टम के बेसिस पे डायग्नोसिस करके आपको बता सकता है और ट्रीटमेंट दे सकता है। तो आईटीआर का रिटर्न आप खुद भरते हैं क्योंकि चूंकि टैक्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड है और हर एक को समझ में नहीं आता है। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी गलती कर दिया तो उसका जो जुर्माना है वो बड़ा लग जाता है, आपको नुकसान हाथ से नहीं भरना चाहिए। और जब भी रिटर्न भरने के लिए अपनी आप डिटेल लेके जा रहे हैं अपने कंसल्टेंट के पास में, तो अपना बैंक स्टेटमेंट से, अपना जो म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट है, ब्रोकर का स्टेटमेंट है, वो सबसे रिकंसाइल कर दीजिए जिससे आपकी कोई भी इनकम छूटे नहीं। और जैसे जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आ रहा है अभी, उससे भी वेरीफाई कर लीजिए। पर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे ही भरोसा नहीं करिए, क्योंकि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो डिटेल आ रही है वो अभी तक एकदम बराबर नहीं आ रही है, एक्यूरेट नहीं है। तो मतलब अगर आप कहें कि मेरा तो एआईएस में कोई इनकम नहीं दिखता है तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है, वो गलत है। आपकी जो एक्चुअल इनकम है जो बोले बैंक स्टेटमेंट में, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होती है, और या जो आपको एक्चुअल इनकम हुई है वो तो आप खुद जानते हैं, तो वो आपको एआईएस में दिखती है नहीं दिखती, आपको अपना आईटीआर में बतानी चाहिए। तो सबसे बड़ी सलाह ये है कि खुद ही अपना इलाज ना करें, कोई समस्या हो कंसल्टेंट के पास जाएं, सीए हैं, सीएफए हैं, वो आपकी मदद करेंगे और थोड़ा अमाउंट दे करके आप अपना बड़ा अमाउंट जो है वो बचा सकते हैं।